अपने से आस बा, अपने से आस बा, अपने से नास बा, उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा, उहे घात करी लेबे देबे के जहाँ रही बीमारी निबही न पत्रकार साहेब ओई जाई यारी, ओई जाई यारी। विश्वकर्मा समाज के छोड़ी केहू के लोहार समाज के छोड़ी केहू के नयास बा, उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा, उहे घात करी। अड़तीस जिले एक लोहार, लोहारों के साथ लोहारों के बीच करेंगे फैसला ऑन द स्पॉट। जीत की रणनीति हार न माने लोहारों के बीच तय होगी एक मंच, एक नेतृत्व। रामगढ़ में अपने लोगों से मुलाकात के बाद अब मैं बक्सर की ओर जा रहा हूँ। बक्सर जाने के क्रम में रामगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम डेहरी है। यह गांव बक्सर जिले का सबसे बड़ा गांव है। कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित यह गांव नदी के दूसरी छोर पर यूपी के गाजीपुर जिले के बॉर्डर से लगता है। आदर्श, अच्छा, तो ललन जी के क्या लगे? सबसे छोटे लड़के हैं। मैं यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित हूँ। इधर नजदीक में दरअसल तो ये सब यूपी बिहार का बॉर्डर है। यूपी बिहार के मिलते लोग, और आपका जो प्रोजेक्ट है थोड़ा एकदम खास पड़ जाता है। इधर तो ललन जी के नाती हुई है, लिहाजा घर में जश्न है और जलसे की तैयारी भी। डेहरी गांव में अपने लोगों के बीच ढेर सारी मीठी यादें और संस्मरणों को सहेज कर मैं बक्सर की ओर जा रहा हूं अपने अगले पड़ाव पर।
देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। तो इस वक्त मैं बक्सर में हूं। यह ज़िला अपने कई एक ऐतिहासिक तथ्यों के कारण पूरे भारतवर्ष और बाहर भी जाना जाता है। और इस वक्त में जहां पर हूं, यह जगह किला है, बक्सर का किला, जो कि महाराजा रुद्रदेव द्वारा 1054 में बनाया गया था। और यही वह जगह है जहां पर राम ने तारका का वध भी किया था और ये विश्वामित्र का आश्रम भी रहा है। तो जब ये मैं 1054 की बात कर रहा हूँ, महाराजा रुद्रदेव का जब ये दौर था, उसी के समकक्ष, उसी के समानांतर लोहार राजवंश, लोहार डायनेस्टी का शासन चल रहा था, जिसके संस्थापक संग्राम राज थे। तो मैं लोहारों की ही बात करूंगा, लोहार समाज की बात करूंगा। तो अब हमारा फोकस लोहारों पर होगा, उनके इश्यूज पर होगी। वो लोहार समाज की समस्याओं और उन समस्याओं में जो सबसे मूलभूत और आज के दौर में सबसे संवेदनशील है, वो है लोहार एसटी आरक्षण का मामला। तो विलेज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं, हमारे बीच ललन शर्मा बैठे हुए हैं और ललन शर्मा जी, आज के जो मौजूदा दौर की जो कहानी है, क्या लगता है लोहार समाज का किरदार और उसके पीछे के कैनवस में घटित हो रही घटनाओं को आप किस तरह देखते हैं? सर्वप्रथम इस इंटरव्यू में आए हुए तमाम अपने स्वजातीय सज्जनों का सादर अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम रजत शताब्दी के बाद भी, स्वतंत्रता के रजत शताब्दी के बाद भी हम जहाँ थे आज वहीं हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है केमिस्ट्री का अभाव। हमारे जातियों में पता नहीं कैसे केमिस्ट्री नहीं बन पाती है। मेरा जो मानना है, मेरा अपना मानना है कि जो अहम और बहम की भावना बनी हुई है, इसको दूर किया जाए। और देखिए एक चीज़ और, किसी भी लड़ाई को लड़ने में, देश को अंग्रेजों से गुलाम करने में 200 साल लग गए, अगला और पिछड़ा की लड़ाई को समाप्त करने के लिए 48 साल लग गए, जबकि देश मेरा स्वतंत्र था। लड़ाई तो लड़ी जाती है, लेकिन जहां भी किसी भी तरह का एक छोटा भी ठोकर लगा, तो चाहे हम जूता ही क्यों न पहने हो, मैं ये मनसा बना लेता हूं कि मेरा पैर टूट गया और मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। नहीं, मेरे समझ से 3 चीजें हैं। एक, जान लेना और मान लेना। जान लेना और मान लेना दोनों हार का प्रतीक है। और ठान लेना तीसरी चीज है। ठान लेना जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो हमारे जितने भी बिहार में, जनता तो जग चुकी है, इसमें कतई दो राय नहीं है। मैं पिछले पटल पर जाना चाहूँगा कि वो धरती है, वो ऐतिहासिक धरती है कि इस पर 14 से 15 हजार लोहार बंधु इकट्ठा हुए और हमें ऐसा लगा कि ये बिहार का बारा, यानी बिहार का द्वार जो उत्तर प्रदेश से खुलता है, यहाँ से निश्चित रूप से मैसेज जाएगा और ये लोहार की जनता जगेगी। लेकिन मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा, हमारे बीच में ऐसे जयचंद पैदा हुए। मेरी समझ से हो सकता है कि हम लोगों में भी गलती हो सकती हो। तो मैं ये चाहूँगा कि केमिस्ट्री कैसे बनेगी। केमिस्ट्री बनाने के लिए हमारे बीच में आए हुए सभी लोग, मैं गुजारिश करूँगा कि अब जो समय बीत गया है, रिजर्वेशन का मुद्दा बीत चुका है या आएगा, अभी इलेक्शन का मुद्दा है। इलेक्शन के मुद्दे पर भी बात करना है
और हम कैसे एकजुट होंगे बिहार स्तर पर। उन तमाम नेताओं को या तो हम संदेश दें कि भैया एक मीटिंग करें आप, और एक ऐसी मीटिंग करें जो सकारात्मक हो, जिसका संगठन मूल रूप से सुदृढ़ हो, तभी हम जा करके सफलता प्राप्त कर लेंगे, और सफलता निश्चित रूप से मिलेगा ही। और मैं चाहूँगा कि इसका आगाज आज बक्सर के लोग ही करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के बाद, इन्हीं चंद शब्दों के साथ और आगे के चंद शब्दों के लिए मैं चाहूँगा हमारे गुड्डू भैया को कि वो हमारे बीच आए हुए जितने भी कुशाग्र बुद्धि के लोग हैं उनसे भी अपना राय ले लें। आपने कहा कि अभी आज के समय में राजनीति जो हमारी उपलब्धि होनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे कार्य होने चाहिए, वो अब मुख्य मुद्दा हो चुका है। लेकिन मैं लोहार समाज के बीच आना जाना हो रहा है, मैं बिहार के दौरे पर हूँ, तो एसटी आरक्षण का मुद्दा अभी भी काफ़ी संवेदनशील है और राजनीति से काफ़ी ऊपर भी है। खैर, मैं राजनीति की बात करता हूँ, तो क्या ऐसा लगता है कि 2024 के आम चुनाव में लोहार एसटी आरक्षण का कार्ड चलेगा? हम तो चाहेंगे कि ये मामला केंद्र सरकार का है, और यदि केंद्र सरकार को चुनौती देना है तो मुझे नहीं, हम सबको केंद्र की सरकार के लिए चुनौती बनना ही होगा। चाहे जो भी हो, हम जरूर चुनौती दें कि हम लोहार एक हैं। हम आपको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप मुझे अदृश्य जातियों में शामिल कर दिया है, और उन चाकर जातियों में शामिल कर दिया है जो सिर्फ वोट के लिए गुलामी करता है, बाकी किसी के लिए नहीं गुलामी करता है। हम आज चाकर संघ के, कभी राजा परिवार के हुआ करते थे, लेकिन आज चाकर परिवार के बन के रह गए हैं। तो मैं निश्चित रूप से मैं ये आह्वान करूंगा, और मेरे बीच में जितने भी लगभग सभी क्रांतिकारी युवा साथी हैं वो भी अपने माध्यम से आह्वान करेंगे कि हम इस बिगुल को अभी से आज से नहीं, अभी से ये शुरू कर दें, एक ऐसा शंखनाद कि हम भाई आपके साथ नहीं हैं, इसलिए कि हमको आपने अदृश्य बना दिया है। ठीक, मेरी आगे एक और लोहार समाज के सदस्य बैठे हुए हैं, संतोष जी, और उनका नाम गुड्डू शर्मा है और ये पेशे से शिक्षक हैं। मैं यही सवाल उनसे भी दोहराना चाहता हूं, क्या 2024 के आम चुनाव में लोहार एसटी आरक्षण का कार्ड चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, हम लोग बक्सर से आगाज कर रहे हैं और पूरे बिहार के लोहार समुदाय को जगाने का काम करेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को हम लोग एकजुट होकर, हम लोग मिलकर ये आभास करवाएंगे कि लोहार समाज को इग्नोर करना, अनदेखा करना घातक हो सकता है निवर्तमान सरकार के लिए, क्योंकि सरकार हम लोग के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। नहीं तो ये कैसे कर पाएंगे? आप देख रहे हैं कि लोहारों ने राजनीतिक पार्टियां भी बना ली। अभी सोशल मीडिया पर 6 से 7 अलग अलग पार्टियां तैर रही हैं। हर किसी के दावे है कि मैं लोहार समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लोहार समाज का ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक और सियासी मजबूरी है कि उन्हें विश्वकर्मा के अंतर्गत आने वाले और 5 जो जातियां हैं, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, शिल्पकार, तो उन लोगों को भी लेने की मजबूरी कह लें या सियासी जरूरत समझ लें। इसके अलावा जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जिसको अभी ललन जी ने चाकर कहा, उनको भी लेने की जरूरत है। तो ये 4-5 जब ये पार्टियां हैं, तो ऐसे क्या ये वोटों का बिखराव नहीं होगा? ये समाज का बिखराव नहीं होगा? और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है, ये देखा जाता है कि उन अलग अलग समुदाय या जातियों का दूसरी बड़ी पार्टियों में और उसमें मौजूद जो उनके नेता हैं, जातीय नेता हैं,
उनकी तरफ भी उनका एक बड़ा झुकाव होता है। तो इन सब चुनौतियों से कैसे सामना कर पाएगा? देखिए, मेरी समझ से अब मुझे तो पता नहीं है कि 4-5 पार्टियां बनी हैं। जी मेरी समझ से आरा के राजकिशोर शर्मा जी ने एक पार्टी जी बनाया है। जी लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास उनका फ़ोन भी आया था। जी उनका मकसद सिर्फ लोहार को उस पार्टी के माध्यम से एकत्र करना और राजनीति करना जी नहीं मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पार्टियां हैं। है। जी एक राजनीतिक पार्टी है, ये अभी हाल में जिन्होंने पद यात्रा की थी पूरे बिहार में, सुरेंद्र पांचाल, जी उनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है। दूसरे अभी उत्तर बिहार के, ये उत्तर पूर्व में जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वो मुकुल आनंद की अपनी राजनीतिक पार्टी है। जी इसके अलावा एक मध्य प्रदेश की एक पार्टी है विश्वकर्मा समाज की, उसकी भी धमक बिहार में है। तो ऐसे ऐसे और इसके अलावा चंदौली में ही एक और राजनीतिक पार्टी है, अभी हाल में उन्होंने सभाएं की थी पिछले महीने ही, ललन जी को मालूम भी है, वो भी एक राजनीतिक पार्टी है। तो मैं यही कह रहा देखिए, हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कोई भी पार्टी हो, बिहार से बाहर की पार्टी, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश कहा, कहीं की भी पार्टी हो, सुरेंद्र पंचाल जी भी, मुकुल आनंद की यही की पार्टी है। जी मुकुल आनंद, सुरेंद्र पंचाल जी जो हैं हम्म, वो मेरी समझ से बिहार से नहीं है, बिहार के बाहर से हैं। और कोई भी बाहर से आकर बिहार में अगर राजनीति करेगा, हम्म, लोहारों को एकत्रित करके, लोहारों को एकजुट करके अगर कोई राजनीति करेगा, हम्म, तो निश्चित रूप से लोहारों के कंधे पर बंदूक रखकर और अपनी राजनीति को चमकाने का वो काम करेगा। लोहार का कोई काम नहीं करेगा। लोहार का जब भी कोई काम करेगा, लोहार का अपना बिहार का कोई नेता ही काम करेगा। और हम लोगों को मिलकर ये सोचना है, जिस दिन बिहार का कोई लाल बिहार के लोहार समाज को जी नेतृत्व करने के लिए तैयार होगा, उस दिन लोहार का हर काम होगा। सरकार भी देखिए, अपनी भी हम लोग के अंदर भी कमजोरी है जी। अपनी कमजोरी का भी हम वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, चुनौती जी, यही है कि जी। एकजुट कैसे रख पाएंगे वोटों के बिखराव का। अगर इन पार्टियों को भी हम एक समय के लिए बिसार दें, जी, तो भी हमारे सामने चुनौती कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है, राजद है, उसमें हमारे ही समाज के कई एक नेता हैं, कद्दावर हैं, जो लगातार अपील करते हैं। इसके अलावा उनकी ये भी मजबूरी होती है, सियासी पार्टियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होती है, राजनीतिक लाभ लेने की उनकी अपनी मंशा होती है, और ऐसे में लोहारों को वो बरगलाते हैं और अपने पीछे लामबंद करना चाहते हैं। अभी जदयू में भी देखिए कई एक लगभग 2-4 हमारे समाज के सचिव और महासचिव पद पर हैं। वो लगातार जदयू को लेकर लोहारों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि कैसे एकजुट हो एक राजनीतिक मंच के साथ। जैसा कि आपने बताया कि लोहार समाज के जो जदयू में है, राजद में है, चाहे जहां भी हो जी, एक बक्सर के राजकुमार शर्मा भी राजकुमार शर्मा है जी। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जितने भी प्रदेश सचिव जी और प्रदेश महासचिव बन के अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं, जी, लोहार समाज को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, वो विफल रहे हैं और जी। विफल आगे भी रहेंगे जी। उनको जनता नकार रही है, आने वाले समय में और भी ज्यादा नकारेगी जी। और लोहार समाज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोहार समाज आज से 10 साल 15 साल पहले वाला लोहार समाज नहीं रह गया है जी। बच्चा से लेकर बूढ़े तक, महिला तक, लड़की तक, हर कोई जाग गया है और परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन चाहता है जी। और अपना नेतृत्व ढूंढ रहा है। यानी एक तरह से मान लें कि लोहार समाज इसको लेकर जागरूक हो चुका है कि लोहारों की अपनी अस्मिता हो, अपनी पहचान हो, एक राजनीतिक पहुंच हो, और इसके लिए इसको लेकर, इस मंशा को लेकर लोहार समाज आने वाले समय में एकजुट होगा और अभी भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर निर्मल जी भी मौजूद हैं, निर्मल शर्मा, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी निर्मल जी, क्या लगता है अभी मौजूदा समय में एक ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं, सर्वे भी आ रही हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है और एक बार फिर से ये इम्कान
होता जा रहा है कि इस बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी की मंशा है कि लोहारों, अत्यंत पिछड़े वर्गों को, आदिवासियों को अपनी ओर रिझाना। ऐसे में एक चुनौती ये भी है कि जब हमारा राजनीतिक मंच है और अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं करा और ऐसे में बीजेपी की नाराजगी से हमारे लोहार एसटी आरक्षण की जो मांग है वो प्रभावित न हो जाएगी। सबसे पहले आपके न्यूज़ में का हम स्वागत करते हैं जी। और रह गई पार्टी बेसिस की बात, तो हम लोगों के लिए, विशेषकर लोहार जाति के लिए, जिस तरीके का भाजपा कार्य कर रही है जी और कांग्रेस है, जेडीयू है, जेडीयू तो थोड़ा पक्ष में भी थी हम लोगों को, लेकिन बाद में ये हो गया। और आरजेडी भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है जी हम लोगों के पक्ष में काम करने की कोशिश नहीं कर रही है जी और की भी तो वो भी ना के बराबर। जी जैसे नीतीश कुमार जी जेडीयू में वो दिए, लेकिन फिर बाद में वो अपना मजबूती से अपना पेश नहीं रख पाए। जी इसका कारण है कि हम लोगों के इस दौर में कोई भी पार्टी पक्ष में कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है। जी अगर तत्पर होती तो हमारे लोहार समाज से 3 सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू के जी। लेकिन ये लोग या तो पहल नहीं कर पा रहा है या पार्टी के मुख्य वक्तागण या अधिकारीगण इनका बात नहीं सुन रहा है। तो हम कैसे मान लें कि जो सत्ताधारी है उसी में है, उनका बात नहीं माना जा रहा है। तो बीजेपी को हम कैसे मान लें कि वो हमारा कार्य कर पाएगी? कांग्रेस को कैसे? कांग्रेस तो पहले ही हम लोगों को दिखा चुकी है। 10 सालों तक हमने इंतजार कर लिया है। 10 सालों तक इंतजार कर लिया। जी। हमारे समझ से ये लगता है कि अब हम लोग को दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग ये कोशिश में है कि या तो अपना प्रत्याशी ही उतारें। सबसे पहले नीतीश कुमार की सरकार को देख लिया जाए, जनगणना करवाई, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जनगणना के लोहार समाज ने बहिष्कार किया जी। लेकिन फिर भी हम लोग ने हमेशा दर्शाने की कोशिश किया कि एक्चुअली में हम लोग कराएं तो किस पर कराएं जी। 13 नंबर कर्मकार है, कोष्ठ में लोहार है, लोहरा है ना। आखिर मुख्य हम लोग तो कर्मकार ही पर कराएंगे। तो और उसके बाद में 177 पर जो कराया गया वो भी हम लोगों के लिए और खतरनाक था जी। जब सचिव लोग इस चीज़ को अगर अपने अधिकारी को नहीं समझा पाए कि ये हमारी गलत चीज़ है, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम इस पद पर किस लिए बैठे हुए हैं। अगर हम लोग 13 पर ही जनगणना करवाते, कुछ लोग करवाए भी हैं, इसका कारण है कि हम लोग कर्मकार की उपलब्धि में आज किन नेताओं ने कोशिश नहीं की, उनके नाम बताइए जदयू के जो सरकार में हैं जी, सचिव बने हुए हैं, उन लोगों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोग कौन है सचिव? सचिव राजकिशोर शर्मा जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, हमारे बक्सर जिले के राजकुमार जी हैं। ये 3 लोग सचिव हैं जेडीयू के, और ये अपने जाति को अपने सरकार में नहीं समझा पाए कि हमारी जाति जो है कर्मकार एक्चुअली नहीं है, मूल निवासी बिहार के लोहार है जी, है ना। इन लोगों को भी जिस पद पर है उस पर सोचना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस बार क्या लोहार समाज इन सचिवों को, महासचिवों को, चाहे वो राजकिशोर ठाकुर हो, चाहे वो सत्यनारायण शर्मा हो, चाहे वो राजकुमार शर्मा हो, इस बार क्या लोहार समाज उन्हें जवाब देने में या नकारने में वो तैयार है? हम लोग तो तैयार हैं जी, हम लोग तो तैयार हैं सरकार को जी, है ना। क्योंकि इसलिए कि सरकार के लिस्ट में ये दिखा दिया गया है कि लोहार जाति का जनगणना हो गया है जी, जो एक्चुअली लोहार जाति जनगणना करवा ही नहीं है, और करवाया भी है तो 25% जनगणना हुआ है, और पूरा जनगणना दिखा दिया गया है कि जनगणना पूरे बिहार के लोगों को करा दिया गया है। तो अब इसमें हम क्या मानेंगे जी। हालांकि ये काफ़ी विवादास्पद है कि लोहारों की तादाद कितनी है, कितने लोगों ने
अपने आप को जातीय सर्वेक्षण में रजिस्टर्ड किया, कितनों ने बहिष्कार किया और कितनों ने अलग अलग लोहार कमार में, कर्मकार में रजिस्टर्ड कराया और कितनों ने लोहरा और लोहारा में रजिस्टर्ड कराया। काफी वादास्पद है, लेकिन कमोबेश जो संख्या कितनी होनी चाहिए लोहारों की? 60 एबव होना, 60 लाख से ऊपर होना चाहिए। 60 लाख से एबव या मिनिमम 40 लाख जी। above तो 60 जितने लाख। लोग 8 लाख लोहार 60 लाख नहीं, 60 लाख। कर्मकार लोहार कर्मकार में जो रजिस्टर्ड हुए हैं हाँ। और लोहारा लोहारा में रजिस्टर्ड हुए हैं, वो सब लोहार समाज के सदस्य हैं ना? लोहार समाज के सदस्य हैं, लेकिन तो कर्मकार में करा रही है ना। आप ही बताइए कि अगर मुख्य रूप से कर्मकार लिखा गया है और कोष्ठ में जो भी चीज लिखा जाता है तो मुख्य चीज को माना जाएगा, कोष्ठ में लिखा रहेगा उसको माना जाएगा। अगर सभी लोहारों ने बहिष्कार नहीं किया, अगर ये लोहार समाज बट गया, अगर वो काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही, तो इसके लिए जिम्मेवार भी तो हमारा लोहार समाज के नेतृत्व करता ही तो है। देखिए, जितना दूसरों से डर नहीं है उतना अपनों से डर है जी, हर समाज में जी, है ना। जो भी हमारे नेता शीर्ष पर हैं, जिनको हम लोग माने हैं और सरकार में किसी पद पर अधिकारी बने हुए हैं, क्या अपने उच्चस्थ अधिकारी को क्या ये समझाने में विफल हो पाए क्या कि हम लोग मूल जाति खतियान से लोहार हैं? ये अपने खतियान भी नहीं दिखा पाए, सरकार भी इनको नहीं सुन पाई। हमें जातीय सर्वेक्षण नहीं रहना चाहिए। जातीय सर्वेक्षण में ये जरूरी नहीं था कि आपको खतियान दिखाया जाए और उस पे जाति को वो वेरीफाई करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। क्यों नहीं? तो कैसे हमको पता चलेगा हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, जी, कहाँ के हैं, वो ओरली सब, या कहीं दूसरे जगह का है? सब कुछ ओरली था। क्यों? अब सरकार ने ऐसा ही कहा था अपने। जबरदस्ती आपको जो करना है कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आपकी सरकार है, जो मैंने उसको करेंगे आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो आप मानते हैं कि ये नीतीश का ये सारा जो कार्य था लोहारों की जनगणना को लेकर, है ना, दुश्मन बने हुए हैं, दुश्मन बने हुए हैं हम लोग। जी, दुश्मन केवल सरकारी नहीं जी दोनों सरकार जी। जातीय जनगणना में जो लोहार समाज बट गया, एक 13 नंबर पे कमार लोहार कर्मकार में 8 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, 8 लाख से ज्यादा, और 2 लाख लोहरा लोहारा में कराया। तो ये हमारे समाज के नेतृत्वकर्ताओं की नाकामी तो कही जाएगी ना। पहली बात सर, महात्म शर्मा बक्सर से बोल रहे हैं जी। दूसरी बात की जो आपने आरक्षण की बात की जी, तो हम लोगों के साथ बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो जी, हम लोग को विभिन्न ग्रुपों में बांटकर लोहार लोहरा कर करके जातीय जनगणना का सही मापदंड नहीं मिला। कारण कि जब तराजू होता है तो राइट और लेफ्ट होता है जी, 2 ही पलड़ा होता है, हमको 4 पलड़ा में वो बांट दिया। ये बताइए कि जो सर्वेक्षण करने वाला था जी, जो भी अधिकारी आता था गांव गांव जा करके सर्वे करता था, अब जातीय जनगणना करा लीजिए, तो जो जनगणना कर रहा था उसको भी मालूम नहीं था कि हम किस में कराएं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो कह देखना हम लोहार हैं, नहीं सुनिए, वो तो बता दिया कि हम ये हैं वो हैं। जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो अपने मन से जिस पर कोई 17 पर कराया है, कोई 177 पर कराया है, तो हम लोग का संख्या कैसे पता चलेगी कि हम लोग इतने हैं? कारण कि 4 ग्रुप में हम लोग को बांट दिया गया था। इसलिए जातीय जनगणना हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। तो आपको लगता है हम इसको विरोध करते हैं। उसमें हेराफेरी की गई है, एकदम हेराफेरी की गई है। हमारी तादाद उसमें निकल कर नहीं आई है, एकदम नहीं आएगी। जब एक हम रहेंगे, एक लोहार जाति का जनगणना होता तब ना हम एक मुफ्त वोट। तो मैं ये कह रहा कि हमारी तादाद निकल कर नहीं आई, हमें मूल लोहार जाति का अलग से जातीय कोड नहीं मिला, उसकी पहचान नहीं मिली, तो अब हम वहां से शिफ्ट होकर जो राजनीतिक मंच जिन नेताओं ने बनाया है, राजनीति में जिन नेताओं ने बनाया है, तो अब उन पे भरोसा कैसे कर लें? उन पर हम लोगों का भरोसा नहीं है। हम लोग एकता अपना बना करके जी प्रदेश स्तर पर हम इन लोगों को विरोध करेंगे, और जो हम लोगों का आरक्षण का या जो लोहार जात मानेगी
उसी को हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा किसी पार्टी को हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग नोटा दबाएंगे और नहीं तो हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये यहीं पर मत की विभिन्नता है, यहीं पे बिखराव दिख रहा है। यहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हमें राजकिशोर शर्मा की जो पार्टी है जनतंत्र आवाज पार्टी, उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप एक तरफ करें नोटा दबाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोगों ने कहा नोटा दबाएंगे, या उनको नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जातीय जो राजनीतिक पार्टी है जिसमें लोहारों का प्रतिनिधित्व है तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। नाम ना हो, लेकिन 2-4 पार्टियां जो भी हैं, अभी चर्चा चल रही थी कि भाई कुछ बिहार के हैं, कुछ बाहर के हैं, तो बिहार के लोगों का हम सपोर्ट करेंगे। तो फिर थोड़ा सा वो अजब सी स्थिति नहीं है